अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और ख़ूबसूरत सी सुबह के साथ आप सबको जनाब एक नए दिन के साथ हम आज दोबारा से मिल रहे हैं। और आज का दिन क्योंकि बहुत हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज़ कल आपको पता है कि अहवाल क्या रहा है। मैच था, पहला मैच था, मेगा इवेंट था। और मेगा इवेंट में ही जिस तरह जनाब पाकिस्तानी टीम ने एंट्री दी है, ओपनिंग की है, क्या मज़ा आ गया है कि दिल खोल कर हम लोगों ने एंजॉय किया है कल का मैच। उसके एक एक मैच का सबको बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस रहता है, ख़ासतौर पर जब वर्ल्ड कप शुरू होता है और पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो आपको पता है कि हर तरफ जज्बा और जुनून देखने को मिलता है। और अभी पाकिस्तान और इंडिया के मैच में एक पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है, मगर सारे इसका शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगा और कब हम टीवी स्क्रीन के सामने बैठेंगे। बहरहाल वर्ल्ड कप 2023 का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और कल पाकिस्तान का नीदरलैंड के ख़िलाफ़ पहला मैच हुआ है। और शुक्र है कि पाकिस्तान ने पहले ही मैच में नीदरलैंड को 81 रन से शिकस्त देकर नुमाया कामयाबी हासिल कर ली है और अपने वर्ल्ड कप का आगाज़ उन्होंने जीत के साथ किया है, फातिहाना अंदाज में किया है। और ये खुशी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, हमें भी मुबारक हो। और अगर मैच पर थोड़ा सा ओवरऑल तबसरा कर लिया जाए तो जहां इस बात की खुशी है कि हमारे मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वहीं इस बात का दुख भी है अपनी जगह कि जनाब जो पाकिस्तानी टीम का ओपनिंग ऑर्डर था वो शायद अच्छा खेल पेश नहीं कर सका है, मतलब उस तरह अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाया है। जबकि पाकिस्तान को फ़ख्र, बाबर आजम और इमामुल हक की अच्छी परफॉर्मेंस की अशद ज़रूरत है। और जितना जल्दी हो सकता है ना, इन तीनों प्लेयर्स को मेरे ख्याल से अपनी फॉर्म वापस ले लेनी चाहिए। और ख़ैर थोड़ा सा कल के मिडिल ऑर्डर की अच्छी परफॉर्मेंस की बदौलत देखा जाए तो पाकिस्तान एक अच्छा टोटल देने में कामयाब भी ठहरा है। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 49 ओवर्स में 286 रन का हदफ बनाया। उसके बाद साउद शकील और मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तानी टीम को मुश्किल वक्त में एक स्टैंड दिया और 68 रन्स बनाए उन दोनों ने। फिर जनाब मोहम्मद नवाज़ और शादाब खान ने भी 30 से ज़ायद स्कोर किए। जो जवाब में हमने देखा कि जनाब नीदरलैंड की टीम जो है वो पूरे 41 ओवर्स में 205 रन्स पर ढेर हो चुकी थी और पाकिस्तानी 81 रन से ये मैच जीत गया। मगर जैसा कि हम लोग तवक्को कर रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कि पहले ओवर में वो आएंगे और फ़ौरन से वो विकेट ले लेंगे, पर फिर भी पाकिस्तान की जो बॉलिंग है ओवरऑल बहुत अच्छी रही है। मगर एक बात है कि हम क्या कर लेते हैं कि हम किसी से भी ना अपनी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा वाबस्ता कर लेते हैं। जैसे शाहीन के साथ हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं कि वो आएगा और आते ही ओपनर की विकेट गिरा देगा, तो इसलिए हमें मज़ा भी नहीं आता कि जब वो विकेट नहीं ले पाते हैं। लेकिन फिर भी हमें अपने प्लेयर्स की हौसला अफजाई करते रहना चाहिए, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अगर शाहीन की बात कर ली जाए तो वो इतना शानदार बॉलर है कि इतनी ज़्यादा बार पहले ओवर्स में वो विकेट गिराता रहा है कि हम इसके मुतालिक नॉर्मल परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस ही नहीं समझते हैं। मतलब हमारे माइंड में ही नहीं आता है कि शायद वो पहली दफ़ा आएगा और वो विकेट नहीं ले पाएगा, तो हम उसको नॉर्मल नहीं समझते। हमारा ये होता है कि जनाब वो जैसे ही मैदान में आता है तो वो सबसे पहले विकेट ले, तो फिर क्या ही बात है। दूसरा हारिस रऊफ़ की बात कर लेते हैं तो वो तो हमेशा की तरह ही बेहतरीन बॉलिंग उन्होंने कराई है और हसन अली भी किसी से पीछे नहीं रहे हैं कल। तो ओवरऑल कल का पूरा मैच देखने के बाद समझ ये आई है, ये समझना चाहिए कि अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो इस पर तनकीद करना शुरू ना कर दे, बल्कि क्योंकि ये गेम है, गेम का हिस्सा होती है ये सारी चीज़ें, हार और जीत गेम का हिस्सा होती है। शाहीन शाह अफरीदी, रऊफ़, हसन अली हमारे बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं और बाबर आजम, फ़खर जमान, इमामुल हक बेहतरीन ओपनिंग ऑर्डर भी हैं, बैटर हैं। तो मुझे तो आगे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इन लोगों से और तवक्को भी यही की जा रही है कि पाकिस्तान आगे से भी इससे भी अच्छा, जिस तरह कल उन्होंने परफॉर्म किया है, नेक्स्ट जितने भी हमारे मैचेस होंगे उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा। फील्डिंग में जो हमने गलतियां की हैं या बैटिंग में जो कल हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, मतलब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो सब प्लेयर्स इस मैच से सीखेंगे और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। अभी तो आगाज़ है,
आगे बहुत से बड़े बड़े मुकाबले पड़े हैं जनाब। मज़े की बात यह है कि इस वर्ल्ड कप में ख़ासतौर पर पाकिस्तान हर टीम के साथ एक मैच ज़रूर खेलेगा, तो बड़े मुकाबलों के लिए पुरजोश रहना चाहिए हमें। और ख़ासतौर पर हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये दुआ ज़रूर करनी है कि सारे खिलाड़ी हमारे फिट रहें और पूरे जोश और जज्बे के साथ ग्राउंड में उतरे, ताकि हमारे चेहरों पर ये जो मुस्कुराहट है ना, ये इसी तरह रहे और हम लोग इसी तरह आप लोग के साथ बात करते रहे, ख़ास तौर पर अपनी टीम के हवाले से कि उन लोगों ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और कितना शानदार आगाज़ किया उन्होंने वर्ल्ड कप का। पहला मैच उन्होंने पहले पड़ाव में ही उन्होंने पहला मैच जीत लिया है कल। तो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं हमारी टीम के साथ, हमारे प्लेयर्स के साथ कि वो इसी तरह अच्छा परफॉर्म करें। अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, कभी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, कभी उस तरह नहीं आपकी एनर्जी होती है, नहीं आपकी पेस बन पा रही होती है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट मैचेस के लिए कोप अप करें और एनर्जी गैदर करें और अच्छे से प्रैक्टिस करके जनाब दोबारा से मैदान में उतरें। और जिस तरह कल शानदार परफॉर्मेंस आपने दी है, इसी तरह मज़ीद हमारे जो मैचेस हैं वो इसी तरह के रहें। तो ये हमारी बेस्ट विशेज़ है हमारी टीम के साथ। अभी प्रोग्राम में हम भी आगे बढ़ते हैं जनाब। कहा जाता है कि बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं और उनकी पहली तरबियत तो बिलाशुबा उनकी माँ ही करती है, लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ उलूम हासिल करने के लिए उनको स्कूल जाना होता है। और जब हम बच्चों की स्कूल में हिफाजत की बात करते हैं तो ये उनको सिर्फ जिस्मानी तौर पर ज़ख्मी होने से बचाने के लिए नहीं होती है, बल्कि उनकी ज़हनी सेहत की हिफाजत भी इसमें शामिल होती है। और इसके अलावा जैसा माहौल आजकल है, इसमें बच्चों की हिफाजत बढ़ते हुए नशे और इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पाकिस्तान में अभी भी बच्चों को स्कूल्स में ज़हनी अजियत दी जाती है और उसके ऊपर सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे यहाँ पर ख़ास तौर पर कोई भी कानून मौजूद नहीं है कि बच्चों को किस तरह हमने पढ़ाना है, माहौल किस तरह का देना है। बहुत से ऐसे स्कूल्स अभी भी मौजूद हैं जहाँ पर बच्चों को डांटा जाता है, दूसरे क्लास फेलोज़ के सामने उनकी इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया जाता, उन्हें सज़ा के तौर पर क्लास में ही खड़ा कर दिया जाता है, बेंच के ऊपर या फिर दीवार के तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया जाता है, ये क्लास से ही निकाल दिया जाता है। तो फिर उनके जिस्मानी कमी पर भी तंज किया जाता है कि बुलिंग की जाती है बच्चों की तरफ से ही जनाब। बुलिंग की जाती है कि कोई मोटा है तो उसे पुकारा जाता है, कोई पतला है तो मुख्तलिफ़ नामों से उसे पुकारा जाता है, किसी का कलर टैन है तो उसकी मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है, किसी को ग्लासेस लगी हैं इवन दो तो उसको भी बुली किया जाता है। तो ख़ास तौर पर बुलिंग जो है वो हमारी बच्चों के एक तो फ़िज़िकल हेल्थ को मुतासिर करती है और इससे भी ज़्यादा कि उनको मेंटली डिस्टर्ब करती है कि जनाब वो ख़ुदकुशी तक पहुंच जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। और अलमिया ये है कि लाहौर का ही एक प्राइवेट स्कूल है जहाँ पर एक बच्चे ने ख़ुदकुशी की है। उसकी जो वजह बनी है वो ये है कि उसको बुली किया जाता था स्कूल में, उसके जो क्लास फेलोज़ थे उसे बुली करते थे। तो क्या वजह है, हमारे स्कूल जो हैं वो इस हवाले से क्या एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं, वालिदैन का इसमें क्या रोल है, हमारी सोसाइटी इसमें किस तरह का रोल प्ले कर सकती है कि मेंटल हेल्थ का हम लोगों ने ख्याल किस तरह रखना है, वो चाहे बड़े हों या चाहे वो एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, उसकी भी मेंटल हेल्थ का हमने ख्याल किस तरह रखना है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बिस्मा एजाज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर बिस्मा आपको वेलकम कहती हूँ डागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुनीबा। अच्छा, मैं आपको करेक्ट कर दूँ, आई एम नॉट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई एम अ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। अच्छा डॉक्टर बिस्मा, जैसे मैं बात करी थी कि हम किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं और ये इंश्योर करा सकते हैं कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह बड़ों के लिए मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, इसी तरह बच्चों के अंदर भी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मुनीबा। पहले तो मैं आई एम इम्प्रेस्ड कि आपने कितने अच्छे तरीके से बुलिंग जो है और उसके इफ़ेक्ट्स को ऑडियंस को कन्वे किया है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि वाकई बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तो बच्चों की मेंटल हेल्थ जो है वो बड़ों की मेंटल हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बिकॉज दे आर ग्रोइंग एंड दे आर विल बी बिकमिंग एन एडल्ट इन द सोसाइटी। तो अगर बचपन से ही उनकी जो हेल्थ है वो डिटीरिएटेड होगी, जहनी अमराज का शिकार होंगे, तो वो बड़े होकर किस तरीके से अपने आप को एक अच्छा ह्यूमन बींग बना सकेंगे। बाकी जहाँ तक बात है बुलिंग की, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि बच्चों में और स्पेसिफिकली जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं और उसमें भी जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा है।
और हम अभी तक ये समझते हैं कि जो बुली हो रहा होता है वो विक्टिम जो है वो प्रॉब्लम में आ जाता है। असल में मैं आपको ये बताऊं, जो बुली कर रहा होता है वो भी बच्चा मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स जो है उसका शिकार होता है। तो हमें जो है ये दोनों तरफ देखने की ज़रूरत है कि बच्चा जो बुली कर रहा है वो क्यों कर रहा है, बिकॉज जो विक्टिम है और जो प्रेपरेटर है, यानी जो बर्दाश्त कर रहा है और जो इसकी कॉज बन रहा है, दोनों बच्चे जो हैं वो इक्वली डिस्टर्ब्ड मेंटल हेल्थ का शिकार हैं। जहाँ तक बात है विक्टिम की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विक्टिम जो है, जैसे अभी आपने डिस्कस किया, वो दैट पर्सन कैन बी एंडिंग हिज लाइफ, विच इज़ वेरी ट्रॉमेटिक। बहुत अफसोसनाक बात है ये, लेकिन इसको इसलिए एड्रेस करना ज़रूरी है ताकि वो बच्चे जो कि आज आम तौर पे अपनी रियल लाइफ में भी बुली हो रहे हैं, उनको एटलीस्ट ये पता चले कि हमने इस चीज़ को कैसे फ़ाइट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बुली होने से बचने का रास्ता है वो ये कि उसको रिएक्ट करना नहीं ज़रूरी। लेकिन जब आप इस सिनेरियो में देखें ना डॉक्टर बसमा कि वो कितना ज़्यादा बुली हो रहा होगा और कब से बुली हो रहा होगा कि उसने एट द एंड सुसाइड करना ही मुनासिब समझा। मैंने जैसे आपको बताया ना कि जो बुली कर रहा होता है वो भी मेंटल प्रॉब्लम का शिकार होता है। उसकी जो अगर स्टेट है तो ये समझें कि वो बुली इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने आप को पावरफुल शो करना चाह रहा है। अच्छा। वो उस बच्चे पे अपने उस बैड वर्सेस का, अपनी बुरी बातों का जो है बुछाड़ करेगा जो कि उसको उसके सामने कमज़ोर है। ठीक है, तो अगर एक बच्चा जो ये देख रहा है कि वो बुली हो रहा है और वो उस पर रिएक्ट करेगा, वो सैड फेस बना के बैठेगा या वो क्राइंग स्टार्ट कर देगा या वो उसको रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, ये चीज़ बुली करने वाले को ये इम्पैक्ट देगी कि येस आई एम पावरफुल। सो दैट इज़ द वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसको उसके रिस्पॉन्स नहीं करना। अच्छा। दूसरी चीज़, जैसे एक बुली करने वाला जो है ना, उसकी भी एक टीम होती है, वो पूरी टीम के साथ आता है अगले को शिकार करने। तो जो शिकार होता है ना, उसको भी अपनी एक अलायंस बनाने की ज़रूरत है। उसको भी अपना एक स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप बनाने की ज़रूरत है। वो इसलिए नहीं कि उसने वहाँ पे फाइट करनी है, वो इसलिए कि अगला जो पावर शो करने की कोशिश कर रहा है उसको पता हो कि मेरे सामने जो है वो भी एक अकेला इंसान नहीं है। जहाँ तक बात है डिफेंस की, तो उसमें ये है कि अगर वो रिएक्ट नहीं करेगा एंड ही विल ऑलवेज बी गैदर्ड विद पॉजिटिव पीयर्स, तो वो चीज़ उसको स्ट्रॉन्ग बना देती है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहाँ पे बच्चे वाकई बहुत वीक बन जाते हैं और वो मुकाबला नहीं कर सकते। उसमें इम्पॉर्टेंट रोल है उनको ऐसे सपोर्ट सिस्टम का जो कि उसको उस प्रॉब्लम में से बाहर निकाल सके। फॉर एग्जांपल, अगर स्कूल में है बुली हो रहा, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उनके टीचर्स और बाकी जो लोग हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो चेक एंड बैलेंस रखें। देखा होगा कि वो टीचर्स के पास भी जाते हैं तो एक दो दफ़ा टीचर्स वो बच्चों को डांट देती हैं और कहते हैं दोबारा ना करें, तो उतना उस तरह रिएक्ट नहीं किया जाता है जिसकी वजह से वो बच्चा डर जाए कि हाँ हमने दोबारा किसी को बुली नहीं करना है। लेकिन वही जब घर आता है वही बच्चा अपने पेरेंट्स को भी कहता है तो पेरेंट्स भी इतना ज़्यादा उसके ऊपर पेरेंट्स का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, आप जो है ना उसको रिएक्ट मत करो या आप इस तरह ना करो, तो आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। सबसे पहले बच्चे को तो हम सिखा देते हैं कि तुम इग्नोर करो, लेकिन ये चीज़ इग्नोर करने वाली होती नहीं है। अगर बच्चे को ये पता कि मेरी बैक पे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन मौजूद है जो मेरे साथ इस होने वाली प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा और वो एक पेरेंट फिगर है या मेरी टीचर है, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। खुद तो वो इग्नोर करे, लेकिन उसके पास सपोर्ट सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और मैं ऑडियंस को स्पेसिफिकली ये चीज़ ज़रूर कन्वे करूँगी कि बच्चे को बच्चा मत समझें कि वो बच्चा है, उसके कोई इमोशंस नहीं है या उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है या वो सिर्फ बच्चा इसलिए आप उसको स्नैप कर दें। बच्चा जो है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है एड्रेस होने में, उसकी प्रॉब्लम सुनने में, क्योंकि अल्टीमेटली फिर ये बच्चे जब इस किस्म के वाक़यात का शिकार हो जाते हैं, एंग्जाइटी या डिप्रेशन के पेशेंट बन जाते हैं, तो सब पेरेंट्स जो है वो हाथ मलने शुरू हो जाते हैं या सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि काश हम इसकी बात पहले सुन लेते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा ग्रीफ भी महसूस करता है, बच्चा पेन भी महसूस करता है, बच्चा एंशियस भी होता है, बच्चे को डिप्रेशन भी होता है, और ज़रूरत है कि बच्चे को सुना जाए और उसका कैथारसिस किया जाए और उसको एहसास दिलाया जाए कि हाँ तुम्हारी प्रॉब्लम एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि इनमें एंजाइटी भी होती है, स्ट्रेस भी होता है, डिप्रेशन भी होता है, तो क्या ये एज ब्रैकेट भी है इनकी कि किसमें ज़्यादा साइंस सिम्टम्स आ सकते हैं, कौन सी एज में या कौन सी एज में ज़्यादा इनको ट्रिगर करेंगी चीज़ें?
जो ऑनसेट होता है ना एज का, वो तो अर्ली चाइल्डहुड ही होता है, लेकिन वो चूँकि 7 साल 8 साल का बच्चा, क्योंकि ये उसके लिए एक बहुत प्राइम एज होती है जिसमें वो अपने घर से एक बाहर के एनवायरनमेंट में, स्पेसिफिकली स्कूल में जा रहा है, नए लोगों से मिल रहा है, नए बच्चों के साथ दोस्ती कर रहा है, तो वहीं से उसका ऑनसेट जो है ना वो एंग्जाइटी या डिप्रेशन का हो सकता है शुरू। लेकिन चूंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत इग्नोरेंट होते हैं अनलकीली, और निगलेक्ट करते हैं कि ये बच्चा है, मतलब अगर ये उदास बैठा है तो ये इसको कोई चीज़ दे दो, इसको कुछ खाने को दे दो, इसका ये जो ग्रीफ है वो दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे को बिठा के उसके साथ बिल्कुल ऐसे बात करनी चाहिए जैसे मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं। बच्चे को तभी ये फीलिंग होती है कि हाँ, आई एम इम्पॉर्टेंट एंड समबडी इज़ देयर टू लिसन टू मी। सो ऑनसेट जो है वो आमतौर पे एंग्जाइटी और डिप्रेशन का वो अर्ली चाइल्डहुड या मोस्ट जो केसेस हैं उनमें एडोलेसेंस में डेफिनेटली होता है, जो कि हाईली इग्नोर्ड एजेस होती हैं, और उसमें आप बच्चे को बिल्कुल भी अटेंड नहीं करते। हम समझते हैं कि डिप्रेशन की उम्र जो है वो एक बहुत प्रोन उम्र है, 20 साल के बाद ही कोई डिप्रेशन, जब किसी का हार्ट ब्रेक होगा या किसी का ब्रेकअप होगा या कोई एग्जाम में फेल होगा बच्चा, किसी की डिग्री रुक गई तो उसको डिप्रेशन या एंग्जाइटी, ऐसा नहीं है। ये बच्चों में भी ये इमोशंस ही है ना, ये कि उनके भी इमोशंस जो है ना उनके ऊपर गलबातारी कर सकते हैं। अच्छा, गैलप की भी रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि बच्चों में खासतौर पर ये जो मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से बच्चों में मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। एग्रेशन आपको पता है कितना ज़्यादा बच्चों में हो गया है, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा, स्टबन बहुत ज़्यादा हो गए हुए हैं, क्राइंग बहुत ज़्यादा उनमें आ जाती है कि कोई चीज़ नहीं मिली है तो इवन दो के पेरेंट्स भी खुद भी बच्चों को दे देते हैं कि चलो बच्चा रो रहा है या कोई और उसके पास खेलने को नहीं है चीज़ तो उसको फ़ोन पकड़ा दो, वो इजीली बैठा रहेगा और अपना काम करता रहेगा। बट हमें नहीं पता कि वो क्या देख रहा है। ये चीज़ गैलप जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि मेंटली डिसऑर्डर्स कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से। तो ये भी स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है, एंजाइटी डिप्रेशन को बढ़ाता है जो 7 साल से कम बच्चे हैं। मुनीबा, ये जो टॉपिक है ना, इंटरनेट यूज़, उसकी एडिक्शन और उसकी वजह से होने वाले बच्चों के जहनी प्रॉब्लम्स, इस पे मेरा ख्याल है मैंने खुद जो है पिछले 6 महीने में कोई 4 या 5 प्रोग्राम्स किए हैं। अच्छा। इसके अलावा मैं ऑफ एंड ऑन सोशल मीडिया पे देखती हूँ तो बहुत से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। मैं तो वेट करी थी कि अब ये चीज़ जो इसकी अवेयरनेस बहुत हो चुकी हुई है, इस पे शायद कोई पॉलिसी बनेगी या इस पे कोई ऐसी चीज़ होगी कि जो वाकई इम्प्लीमेंट होना शुरू है, क्योंकि हम अवेयरनेस देते 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 बहुत काम कर लिया। अब तो इसका सोल्यूशन निकालने का टाइम है। तो डेफिनेटली मैं अपनी वो सारे स्टांस जो मैं पिछले प्रोग्राम्स में भी बताती रही हूँ रिपीट करूँगी कि येस, इंटरनेट एडिक्शन इज़ क्वाइट हार्मफुल फॉर मेंटल हेल्थ। इसकी वजह से सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, इसकी वजह से आपकी आने वाली नस्ल जो है वो इंतहाई ख़राबी का शिकार हो रही है। आपकी आने वाली जो नस्ल है जो इस वक्त बढ़ रही है, बड़ी हो रही है और एडल्टहुड की तरफ जा रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ज़हनी नहीं, उनमें जिस्मानी अमराज भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो रहे हैं। तो आप अगर देखना चाहते हैं कि अगले 5 साल या इवन 10 साल के अंदर आपकी जो एक फैमिली का नाम है वो बदनाम होने से बच जाए, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल इन गिविंग मोबाइल्स एंड एक्सेस टू इंटरनेट टू द चिल्ड्रन, बिकॉज दैट इज़ वेरी हार्मफुल। जैसे हम लोग क्योंकि बुलिंग की बात कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे कार्टून्स भी हैं, ऐसे बहुत से वीडियोस भी हैं जिसमें ये चीज़ें दिखाई जाती हैं बाकायदा तौर पर, और बच्चे वहीं से अडॉप्ट करते होंगे, फिर बाद में जाके फिर इम्प्लीमेंटेशन जाके स्कूल्स में होती है अपने दोस्तों के ऊपर। मुनीबा, ह्यूमन साइकी है कि उसको जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना वो चीज़ वो देखना चाहता है और उसी से वो लर्निंग होती है। हम अच्छी चीज़ें बहुत लेट लर्न करते हैं लेकिन बुरी चीज़ें हम बहुत जल्दी लर्न करते हैं, क्योंकि ये तो हमें दीन में भी बताया गया कि बुराई जो है ना उसमें लज्जत होती है और उसकी तरफ आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हो। हमारा मीडिया या जो भी इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं या जो भी सोशल मीडिया है वो वही चीज़ दिखाता है जिससे उसकी रेटिंग बढ़ेगी, जिससे बच्चे जो हैं वो उसको ज़्यादा देखेंगे। और वो एग्रेशन है, वो नए तरह से फ़ाइट करने के तरीके हैं, वो नए तरह से दूसरों को नीचा दिखाने के तरीके हैं। कार्टून्स हो गए, वीडियो गेम्स हो गई, व्हाटएवर, इसमें यही तो चीज़ें बताई जा रही हैं। मेरे अपने घर में मैं देख रही होती हूँ कि मेरा एक भतीजा है, वो माशाल्लाह 11-12 साल का है, वो भी मोबाइल पे होता है और वो गेम्स खेल रहा होता है एंड ही इज़ लिटरली टॉकिंग। मैं कहती हूँ यार ये अपने आप से बातें क्यों कर रहा है, तो मुझे बताया जाता है कि ये कहीं और किसी और सिटी में बैठा हुआ है बच्चा, वो भी वीडियो गेम खेल रहा है एंड दे आर इंटरैक्टिंग एंड टॉकिंग टू ईच अदर, पबजी टाइप गेम। जी जी। तो आई वाज क्वाइट वरिड एंड मेरे अपने घर में है, मतलब आई वुड एडमिट दिस थिंग, लेकिन बात यह है कि हम इसको कंडेम करें
और हम इसको रोकने की कोशिश करें, पर्सनल लेवल पे करें, अपने घर से करें, तो ही हम सोसाइटी और नेशन में चेंज ला सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पर ये जो नौजवान नस्ल है, ये जो बच्चे हैं जिनमें एंगर इशू सबसे ज़्यादा हुआ है ना, वो इस पबजी की वजह से हुआ है। बिकॉज ये है वायलेंस वाली गेम जिसमें मारा जाता है, शूट किया जाता है एक दूसरे को, और वो टीम अप करके कहा जाता है कि तुम मारो इसको, तुम मारो इसको। तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इस वजह से एग्रेशन बढ़ा है ख़ासतौर पर बच्चों में, कि बिकॉज ये इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बड़े खेल रहे हैं, बच्चे भी इसकी जान नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, दूसरा पढ़े लिखे जो पेरेंट्स होते हैं डॉक्टर बिस्मा, हमने वो देखा है कि वो तो एक पेरेंटिंग लॉक लगा देते हैं, या एक वॉच होती है कि उन्होंने वो कॉर्ड लगा देना है कि बच्चे वहां तक ना जाएं, तो पोएम्स देखें या इस तरह की कोई चीज़ देखें। जो पढ़े लिखे पेरेंट्स नहीं है, जो माएँ पढ़ी लिखी नहीं है, वो देखा देखी तो पकड़ा देती हैं बच्चों को अपना फ़ोन के चलो आप देख नहीं लो। आप कह रहे हो कि अनपढ़ लोग पकड़ाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी पकड़ाते हैं, वो और भी ज़्यादा नहीं पढ़े लगाते लिखे हैं। लोग ही पकड़ाते हैं, बिकॉज पढ़े लिखे लोगों की अपनी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें उनको इतना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है, एंड दे जस्ट गिव दीज मैसेज टू द चिल्ड्रन कि वो एंगेज रहें उसमें और वो अपना काम करते रहें। सो मेरा ख्याल है लिटरेट लोगों में ना रेशो ज़्यादा है। लेकिन वो नहीं, मैं बात करूँ कि जो पेरेंटिंग लॉक लगा देते हैं कि बच्चा सिर्फ यहाँ तक रहे, इससे ज़्यादा मतलब 18+ वाली जो वीडियोस हैं ये इस तरह की, बिकॉज बच्चे भी, अब बच्चों की भी रसाई वहाँ तक पहुँच गई है, वो चाहे वीडियोस हो, वो कोई ऐसी साइट्स हो, वहाँ तक पहुँच गई है। एग्जैक्टली, हाँ, एड्स बहुत सारे इस तरह आ जाते हैं, वो गेम्स खेल रहे होते हैं या वीडियोस कार्टून्स देख रहे होते हैं, उसमें इस तरह की एड्स आ जाती हैं जो बच्चों को देखनी पड़ जाती हैं। तो मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ। उस हवाले से बेहतरीन हल जो मैं भी कुछ साल पहले तक अपने बच्चों के साथ करती थी, वो ये कि आप अपने बच्चे के साथ बैठें और उसको बताएं कि इफ़ यू आर सीइंग समथिंग बैड, दिस इज़ नॉट गुड, ये आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। आप ओपनली बात करें। हम समझते हैं कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं जिस पे हम बच्चों के साथ बात नहीं कर सकते। माएँ जो हैं वो जवान बेटों के साथ नहीं कर सकती, या बाप जो हैं वो जवान बेटियों के साथ नहीं कर सकते। दिस इज़ रॉन्ग। अगर आपको जेंडर का इशू और आप अपने बेटे से बात नहीं कर सकते, तो उसके फादर को इतना प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए कि वो अपने बेटे को समझाए। या माँ जो है उसकी तो पहली जो दोस्त होनी चाहिए वो उसकी बेटी ही होनी चाहिए, बेटी के लिए माँ होनी चाहिए। तो यू शुड टॉक ओपनली अपॉन दोज थिंग्स विच वी कंसिडर कंट्रोवर्शियल। बहुत ज़रूरत है। और हम समझते थे जब हम अपनी एज में, अब तो हम बहुत बड़े हो गए हैं मुनीबा, लेकिन जब हम थे अपने टीन एज में तो हम डरते थे अपने पेरेंट्स से, उनसे ये बात ना कर दें उससे। लेकिन हम आजकल के बच्चों को देखते हैं, दे आर टीनेजर्स and they are very open. Yes. So this is good कि you have a strong bond with your children. This thing will keep them away from bad stuff. Which is my observation and my practice also. अच्छा, मदर का रोल तो हमें पता है कि वो तो 24 घंटे अपने बच्चों के पास रहती ही रहती है, लेकिन फादर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है डॉक्टर बिस्मा? बिकॉज फादर खासतौर पर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जनाब हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, सुबह से लेकर रात तक ऑफिस में होते हैं, फिर घर में भी आके बच्चों की काउंसलिंग करें, या इनके स्कूल के लिए हम बाहर निकले हैं कि इन्हें लग्जरी लाइफ दें, इन्हें अच्छा फ्यूचर दें, तो बाहर जाके कमा रहे हैं, घर आके फिर हम इनकी काउंसलिंग भी करें या इन्हें बताएं भी, एक्सेट्रा सारी चीज़ें, या हम इनके स्कूल भी जाएं पेरेंट टीचर मीटिंग पे, वही माँ को भेजना पड़ता है। तो एक फादर का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है, ख़ासतौर पर अब की जो जनरेशन आ रही है उनके ऊपर उनका जो है ना वाउचफुल रहना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। और खैर ट्रेंड अब कुछ चेंज हुआ है, फादर्स अब इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन उनके इंटरेस्ट की रीजंस मल्टीपल होती हैं। बट स्टिल आई वुड हैव अ स्टांस के फादर का रोल जो है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। मैं कम या ज़्यादा की बात नहीं करूँगी, मैं इम्पॉर्टेंट की बात इसलिए करूँगी क्योंकि दे आर द अर्निंग पर्सन ऑफ द हाउस, और वो सारा दिन घर पे नहीं होते हैं, और जब वो आते हैं तो दे बिकम समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन ऑल्सो। बच्चे इंतज़ार करते हैं, पेरेंट्स समझते हैं कि नहीं इट डजंट हैपन, लेकिन अगर आप घर आता है फादर और बच्ची जो है या बच्चा जो है वो दौड़ के उसके पास गेट पे जाता है, तो इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो क्रेव कर रहा था उस कंपनी को, वो कोशिश कर रहा था कि फ़ादर आ जाएँ। और बेशक वो बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कहती कि मदर्स की तरह 6-6 घंटे आप अपने बच्चों को टाइम दें, आप बेशक 1 घंटा टाइम दें, लेकिन क्वालिटी टाइम दें, आप ओपनली बात करें। मैं हमेशा पेरेंट्स को, जो मेरे क्लाइंट्स भी होते हैं, मैं उनको ये ज़रूर कहती हूँ कि यार आप अपने बच्चों के साथ बात करें। आप बात नहीं करते, कम्युनिकेशन ही नहीं है, कहते हैं जी टाइम नहीं होता है, टाइम तो निकालना पड़ता है, टाइम नहीं होता किसी के पास भी। आप अपना जब एक बॉन्ड दिखाएंगे कि पेरेंट्स भी आपस में बातचीत करें, तो ही बच्चे सीखेंगे कि यस टॉकिंग इज गुड, सो टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो फादर्स जो हैं वो चाहे लेट आएँ, बच्चे अगर जाग रहे हैं उनके लकीली शाम को या रात को, तो उनको टाइम देने की ज़रूरत है। उनको बेशक आप थोड़ा टाइम दें, लेकिन क्वालिटी टाइम दें। आस्क देम कि उनका दिन कैसा गुजरा, उनसे पूछें कि दोस्त कौन है, क्या चल रहा है, पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम है, कोई तंग तो नहीं कर रहा है, किसी बुरी कंपनी में तो नहीं बैठ रहे हो। मतलब अगर एडोलेसेंट एज का बच्चा है, टीन एज का, तो आप डायरेक्टली उससे पूछेंगे बेटा कहीं पे कोई वो सिलसिला तो नहीं चल रहा। मतलब यू शुड टॉक ओपनली, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। आप पेरेंट हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने बच्चे की वेलबींग की। तो पर्दा रखना, अब झिझकना, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ इनसेन। तो झिझक को ख़त्म करें ताकि बच्चे के अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हाँ मुझे बात करनी है। और यहीं से सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, और वो जब आगे बच्चा अपनी एजुकेशन के ट्रैक पर जब जाता है, स्कूल में जाता है, तो फिर वो इन चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब नहीं रहता, जिसकी वजह से हम बात करें कि बुलिंग की वजह से बच्चे जो है वो खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, दूसरा एंड पे मैं ये पूछना चाहूँगी डॉक्टर बिस्मा कि जो बच्चों की कंपनी है वो कितना मैटर करती है। मतलब हमारे माँ बाप को नहीं इतना इल्म होता कि बच्चे की कंपनी कैसी है, स्कूल में किन बच्चों के साथ बैठ रहा है, कौन से दोस्त हैं, तो वो भी मैटर करती है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल मैटर करती है, और ये ज़रूरी है कंपनी पे। ये माँ बाप को अगर नहीं पता होता है तो ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको पता होना चाहिए कि बच्चा किस कंपनी में बैठ रहा है, उसके आजकल दोस्त कौन हैं, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उन दोस्तों की वजह से उसकी स्टडीज़ में कितना इफेक्ट आ रहा है, कितना पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। इनफैक्ट पेरेंट्स को अपने बच्चों के दोस्तों से मिलना चाहिए। अच्छा। अगर आप कहते हो कि उनको उनके घर पे आप भेजें, तो पहले आप अपने बच्चे के साथ खुद उस घर पे जाएं, उस घर में देखें कि क्या माहौल है, पेरेंट्स कैसे हैं। अगर आपको लगता है कि वो एनवायरनमेंट जो है आपके बच्चे के लिए अच्छी है, तो देन प्रमोट इट, उसको इजाज़त दें। लेकिन अगर आपको लगता है बिकॉज यू आर द पेरेंट कि वो घर, वो माहौल या वो फैमिली अच्छी नहीं है आपके हिसाब से, आपके स्टैंडर्ड्स जो मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं उसके हिसाब से, तो आपको अपने बच्चे को समझाना चाहिए कि बेटा दिस कंपनी इज़ नॉट गुड, यू शुड ट्राई सम अदर थिंग। तो अपने पेरेंट्स को एंगेज करने की ज़रूरत है बच्चों के साथ। अपने बच्चों के साथ जब बच्चा बनते हैं तो उनके दोस्तों के साथ भी बच्चा बने। बिल्कुल प्लान करें बाहर की कोई एक्टिविटीज़, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जिसमें सारे बच्चे जो हैं वो जाएं, और एक पेरेंट जो है वो ड्यूटी हो उसकी कि उसने जाना है और इनको मतलब सुपरवाइज भी करना है। नेक्स्ट टाइम दूसरा पेरेंट जो है वो जाए, किसी और फैमिली का पेरेंट जाए। तो इस तरह से ये जो फैमिली बॉन्डिंग है ये भी बहुत ज़रूरी होती है। ये एक्सेसिव रिलेशनशिप्स रखना, इट इज़ गुड, बट यू हैव टू हैव प्रॉपर चेक। कि चेक करना चाहिए कि आपका बच्चा कौन सी कंपनी में बैठ रहा है, क्या देख रहा है, ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी का किस तरह यूज़ कर रहा है। डॉक्टर बिस्मा इजाज़ हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर बिस्मा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और हमेशा आज का भी सेगमेंट हमारा बहुत अच्छा रहा है कि किस तरह हमने बच्चों की तरबियत करनी है, स्कूल में किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए, और स्कूल से जब वो वापस आते हैं तो अपने बच्चों के साथ किस तरह कम्युनिकेट करना है, पेरेंट्स की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस पर भी हमने बात की। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो हम सबका बड़ा ही पसंदीदा टॉपिक होता है, और हर शख्स यही चाहता है कि हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में पता चले, हमारे हालात किस तरह के रहने वाले हैं, फ्यूचर हमारा किस तरह का होने वाला है, मुस्तकबिल कैसा होगा, हर कोई जानना चाहता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या माली तौर पर हम मुस्तहकम हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्या इस हमारी जो परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी, मुल्क के हालात कब ठीक होंगे, वगैरह वगैरह। इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं, लेकिन इसकी एक वजह तो ये है कि अगर वो वक्त से पहले जान जाएगा तो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेरे ख्याल से कोई हिकमत अमली हम लोग अपना लेते हैं, या फिर आने वाले ख़तरे को भांप कर उसके लिए पहले से भी ज़्यादा तैयार हो जाते हैं। इसके लिए इल्मे नजूम रखने वाले जो लोग हैं उनके पास हम लोग जाते भी हैं और उनसे जानने की कोशिश भी करते हैं कि उनका आने वाला कल कैसा होगा। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने एक ऐसे ही जनाब गेस्ट को, बहुत ही फेमस गेस्ट हैं, उन्हें दावत दे रखी है अपने शो में, जो हमें ये बताएंगे कि पाकिस्तान का ख़ास तौर पर मुस्तकबिल क्या होने वाला है, जो इलेक्शन है वो कब होंगे, बर वक्त हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, कौन सी पार्टी जीतेगी, और दूसरा वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो कैसी रहेगी, और क्या वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। इस तरह के और भी बहुत सारे सवालात हैं मेरे पास। आज हमने उनको मदऊ किया है और उनसे तमाम तर सवालात की जो अपनी परेशानियाँ ना वो
हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें मिस्टर दाऊद अहमद हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है आज के इस शो में। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, पामिस्ट्री भी करते हैं, सब कुछ ही करते हैं। दाऊद साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद साहब सबसे पहले तो जो सबका एक सवाल है मुश्तरका कि इलेक्शन होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं? सबसे पहले शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाया। और जाहिर बात है पाकिस्तान में आजकल जो हालात बने हुए हैं, हर बंदा परेशान है। इन्वेस्टमेंट की कमी और जो भी हालात की परेशानी है, इसकी वजह से ना ही बंदा कोई कारोबार में इन्वॉल्व हो रहा है और ना ही इन्वेस्टमेंट आ रही है। जी, तो जी। बात यह है कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसको मैं टैरो कार्ड की एनर्जी से भी बताऊंगा, मगर बात यह है कि इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा। और तैयारी रखें इलेक्शंस की, क्योंकि जब मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ, न्यूमरोलॉजी की बात करता हूँ, तो 2024 जिसको हम मुफरत में तब्दील करें तो 8 का अदद बनता है। हाँ और जी। 8 का अदद पाकिस्तान को जब मैं इल्मुल अदाद से देखता हूं तो तब भी 8 का अदद बनता है। तो ओके। पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ये जो 8 का अदद है, ये बहुत देर बाद जो है प्रॉपर आ रहा है। तो अच्छा। मैं समझता हूं कि जो आने वाला साल है ये बहुत बड़ी हंगामी तब्दीलियों का साल है। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बहुत अजीबोगरीब जो है मंजरनामा पेश कर रही हूँ। एक तरफ मैं नवाज शरीफ के अदद को देखता हूँ तो वहाँ 6 का अदद है, और अगर मैं चेयरमैन पीटीआई के अदद को देखता हूँ वहाँ 8 का अदद है। 8 का अदद और है, हाँ। 6 और 8 का जो है वो कहते हैं ना, इट कुत्ते दा। तो यहाँ पे एक ऐसी पोजीशन बन रही है, और पाकिस्तान का बताते खुद अदद 8 है। और ये हम जब जा रहे हैं 2024 में, तो वहाँ पे बहुत बड़ी हंगामी तब्दीलियां नजर आएंगी। अच्छा। और इन तब्दीलियों में एक और बात भी मैं आपको बताता चलूं कि कानून, अगर काजी फायज ईसा की बात जी, करते जी। हैं तो कानून जो है वो अपने शिकंजे इन तमाम हुक्मरानों के ऊपर कस के रखेगा। अच्छा, अब ये वाह नहीं जी कह वाह। सकते कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हाँ। हैं तो या तो किसी डील के तहत आ रहे हैं या वैसे आ रहे हैं। आना तो है, उनका आना ठहरा है, उन्होंने रुकना नहीं है। अच्छा। क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो वक्त है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। और जब हम एस्ट्रोलॉजी की एनर्जी से देखते हैं, टैरो कार्ड से देखते हैं, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे वक्त हो सकता है, मगर नवाज शरीफ रुकेंगे नहीं। मतलब आ रहे हैं वो, आ रहे हैं। उन्होंने 21 अक्टूबर का टाइम मतलब डेट दी हुई है। जो डेट दी हाँ। हुई है, ये डेट जो है आगे पीछे हो सकती आगे है। पीछे थोड़ी ज्यादा, अच्छा। ज्यादा नहीं थोड़ी, क्योंकि अगर तो नून लीग ने अपनी सियासत को बचाना है और अपने आप को बचाना है तो नवाज शरीफ को आना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक फैक्टर इन्होंने रखा हुआ है, खासकर वो सेहत के हवाले से, दिल के आर्जे के हवाले से। तो यहाँ पे एक गुंजाइश रखी है, यानी कि आने की तारीख के साथ ही एक सियासी चाल चली गई कि उनका चेकअप करवाया गया। हाँ। और चेकअप करवा के ये बताया गया कि अभी मसला बाकी है। अब ये ना समझिएगा कि मुकम्मल तौर पर ठीक हो गए। हैं। तो ये टेस्टर लगाना है, ये बेसिकली टेस्टर लगाने आ रहे हैं। अच्छा। और टेस्टर किनको लगाने के लिए आ रहे हैं? ये अदारों को लगाने आ रहे हैं, या जो है वो अदालतों को लगाने जा रहे हैं, या अवाम को लगाने जा रहे हैं। बेसिकली अवाम को तो चूना लगता रहा है, जो भी 3 बार अगर हुक्मरानी करने के बावजूद भी अगर आप अवाम जो है महंगाई की दलदल में पिस रहे हैं, और अवाम जो है पेट्रोल की कीमतें और डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, और अवाम को जो सहूलत देनी चाहिए थी अगर वो नहीं मिली, तो आज भी अवाम जो है मोटरसाइकिल के चक्कर में या 2 से 3 बिरयानी की बोटियों के चक्कर में आज भी उनके पीछे जाएगी और फिर जिलो ख्वार होगी। बेसिकली अवाम को सोचना अच्छा चले, चाहिए वो दाऊद साहब आ तो रहे हैं, पाकिस्तान आ जी। रहे हैं, इलेक्शन भी जैसे आपने कहा कि वो होने ही होने हैं, तो क्या नए वजीर आजम बन सकते हैं? बिकॉज ये भी चहमगोइयां चल रही हैं, तो बताएं हमें। कार्ड की एनर्जी हमारे हाँ, पास मौजूद है। जी, जी, तो बताएं मौजूदा फिर। पोजीशन में हम जो है नवाज शरीफ साहब की जो है एनर्जी भी चेक करते हाँ हैं, जी। और फिर जो है चेयरमैन पीटीआई की भी एनर्जी देखेंगे। जी, देखेंगे वो कि उनका रिहा हो रहे हैं, मुस्तकबिल क्या है। उनका मुस्तकबिल क्या है, और पाकिस्तान के भी कार्ड निकालेंगे कि क्या पाकिस्तान हमें क्या खुशियां देगा, और अच्छा। क्या हम इसी तरह महंगाई की दलदल में पिसते रहेंगे। तो सबसे पहले चलते जी, हैं जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो है नवाज सदर शरीफ हैं। साहब जो है उनके कार्ड्स की एनर्जी देखते हैं, टैरो कार्ड से देखते हैं जी, जी, कि जरूर। इस वक्त नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं और उनकी अच्छा, एनर्जी क्या चल रही है। क्या बात है, वाह जी वाह। तो नवाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है चेयरमैन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो नवाज शरीफ है, उनकी एनर्जी 3 कार्ड से देखते हैं इस वक्त क्या चल रही है। तो कार्ड मैं निकाल चुका हूँ, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब यहाँ पे कुछ डील की बात है। अगर अच्छा। आप ये कहें कि डील नहीं है तो मैं नहीं ये समझूंगा, बात तय हुई है तो नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। ओके, और यहाँ ये पे कार्ड्स कह रहे हैं, ये कार्ड्स की एनर्जी कह रही है। और यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है, ये कप का कार्ड है कि अगर आप आते हैं तो आपको वजारत उज़्मा मिल सकती है।
तो मतलब वजीर आजम बन सकते हैं, यहाँ पे चांसेस हैं। ये देखें कार्ड्स में आपको कप नजर आ रहा होगा, जी, जी, और कप बिल्कुल। में जो है, और तीसरा कार्ड भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अरबाब इख्तियार के साथ मिलके बात तो हो चुकी है, अच्छा, और ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नवाज शरीफ साहब की जो एनर्जी वो आपको बता दी जी, है, जी। उनका वापस आना, उनका जो है बातचीत इक़्तिदार में करना भी आना, और ये चीजें पॉजिटिव नजर आती हैं। और फिर आप यहाँ पे प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि नवाज शरीफ बगैर किसी डील के तहत तो नहीं आ रहे। अच्छा, और ठीक है। कोई बातचीत है तो आ रहे हैं, मतलब कि वापस आ रहे हैं, ये एक तो एक पक्का हो गया है कि वो आ ही रहे हैं। दूसरा ये है कि चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो दोबारा से नेक्स्ट वजीर आजम पाकिस्तान के बन सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है उनकी। अच्छा, चेयरमैन पीटीआई के तो बजर देखते हैं बताएं जी उनका मौजूदा फ्यूचर क्या है। जी जी मौजूदा पोजीशन में पहले देखते हैं कि चेयरमैन पीटीआई की PTI एनर्जी क्या है और किस पोजीशन पर बैठे हैं। जी, जी। तो चेयरमैन पीटीआई मौजूदा जो है वो किस एनर्जी के मालिक हैं और उनका आने वाला वक्त कैसा रहेगा 3 कार्ड्स की एनर्जी में। हम यहाँ पे अपने नाजरीन को ये प्रॉपर जो है एनर्जी दिखा रहे हैं। जी, जी। ये कोई सियासी तजिया ये या कोई कोई हम वो नहीं है, खुद से बना के बता रहे और हैं। प्लस ये कि ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये गैर सियासी जी, जी, प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल। और हम किसी जमात के साथ हमारा तल्लक भी नहीं है। हम जो एनर्जी आएगी वो वही आपको बताएंगे। डिफाइन करते हैं और उसके मुताबिक ही बात होगी। तो चेयरमैन पीटीआई की अगर मैं बात करूं कि मौजूदा पोजीशन में चेयरमैन पीटीआई की क्या एनर्जी नज़र आती है, कार्ड्स की एनर्जी क्या कहते हैं, तो चेयरमैन पीटीआई की मौजूदा एनर्जी क्या नज़र आती है, कार्ड्स की एनर्जी मैं निकाले देता हूँ। अच्छा, मैं एक और बात करना चाहूँ यहाँ चेयरमैन पीटीआई के हवाले से कि ये ना समझें कि अदालत वो जेल में बैठ के पुरसुकून बैठे हुए हैं। अच्छा। वर्किंग चल रही है, ओह। उनकी जमात से मुतल्लिका फैसले और वर्किंग उनकी चल रही है, Plannings हो प्लानिंग रही चल है। रही है। अच्छा, दूसरा कार्ड है ओके। कंफ्यूजन और टेंशन का। यहाँ पे 2 से 3 ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर अभी मुशावरत नहीं हो पा रही। अच्छा, मतलब चेयरमैन पीटीआई कंफ्यूज और इस वक्त टेंशन में है। उनके सही। आगे 2 से 3 बातें पेश की गई हैं जिसके ऊपर अभी वर्किंग नहीं हो पा रही ओके। और उसका फैसला नहीं हो पा अच्छा। रहा। तीसरी कार्ड की एनर्जी में कि कुछ बातें ऐसी खुफिया हैं, वाह वाह। ये खुफिया का कार्ड है, ये एक अंदर की सोचें हैं, वहाँ कार्ड है, यहाँ पे उनको हेल्प नहीं मिल पा रही। यानी कि यहाँ पे आप कह लें कि इनके पास भी वही चीज़ें वही बातें थीं कि आप सामने आएं और फैसला करें। इसमें 3 ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ कार्ड्स में मेरे पास जो आई हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे ये जो नज़र आती है, एक के आउट ऑफ कंट्री का चले जाना। अच्छा। दूसरी ऑप्शन यहाँ पे ये थी कि यहीं पे रह के अपनी ज़ुबान को बंद कर लेना। और तीसरी ऑप्शन यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से रिलेटेड है कि आप अपने मामलात को जो है वो किसी और को सौंप के साइड पे हो जाएं। ये इस तरह के 3 ऑप्शंस यहाँ कार्ड्स की एनर्जी में नजर आते हैं। यहाँ पे बात खान साहब डील नहीं कर पा रहे। अच्छा, खान साहब यहाँ पे अभी डील नहीं कर पा रहे। यहाँ की कार्ड्स की मौजूदा एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं। एनर्जी की बात करें, ये हमारी नहीं है एनर्जी, ये हम कार्ड्स की बात आगे कर क्या रहे हैं। होगा या खान साहब किस तरफ जाएंगे चेयरमैन पीटीआई, वो भी हम कार्ड्स की एनर्जी से निकाल लेते हैं। मौजूदा एनर्जी की मैंने बात बता दी है इस वक्त के जेल में उनकी क्या सूरत हाल थी, वो क्या सोच रहे हैं, किस हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं, वो हमने आपको बताया। अब उनका फ्यूचर क्या है कि अगर वो बाहर आ जाते हैं तो क्या होता है, तो फिर तो देखते हैं जी चेयरमैन पीटीआई आने वाले वक्त में क्या करेंगे। मैं 3 महीने की एनर्जी को है वो देख रहा हूँ, तो फिर उसके मुताबिक जो है हम उसके ऊपर प्रेडिक्शन कर लेंगे। तो 3 माह के अंदर चेयरमैन पीटीआई के क्या मामलात रहेंगे उसको ज़रूर डिस्कस करते हैं। आने वाले वक्त में 3 माह की जो चेयरमैन पीटीआई की एनर्जी है वो क्या होने वाली है, तो चेयरमैन पीटीआई की एनर्जी क्या होने वाली है। तो ये पहला कार्ड तो है, अभी तो वो जेल की सलाखों में पकड़े नजर आते हैं, ठीक है, मगर ये आप ये ना समझिएगा कि ये पकड़े रहेंगे। अच्छा। क्यों कि नेक्स्ट कार्ड में जो है जो सहूलत नवाज शरीफ साहब को दे रहे हैं वही सहूलत इमरान खान साहब को चेयरमैन पीटीआई को भी मिलेगी। उनके लिए भी कप आ गया, यानी कि वही एनर्जी इनको भी, यानी कि कोशिश होगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे अदारे जो है यहाँ पे सोच सकते हैं कि जो है झुकाव एक तरफ नहीं होना चाहिए, खुद के खेलना चाहिए। हाँ। और यहाँ पे एक पॉलिसी यहाँ पे नजर आती है, क्योंकि थर्ड कार्ड की एनर्जी में ये है कि दी वर्ड, क्योंकि खां की मोहब्बत को दिल से निकाला नहीं जा सकता। इसने जारी बात है जो अवाम के दिलों में जो मोहब्बत रखी थी, तो ये चीज़ सारे समझते भी हैं, मगर ये क्योंकि पहला कार्ड जो है ये पकड़े जाने वाला है, जेल की सलाखों वाला है। आप देख रही हैं कि जेल की सलाखों में नजर आते हैं, मगर खां साहब शायद 3 महीनों में कोई ऐसी डील कर लें जो डील जो है उनकी पार्टी को फायदा देगी। बल्कि मैं ये भी नजर आता मतलब है इसमें भी ये हमें पता चल रहा है कि उन्हें भी डील करनी पड़ेगी, फिर ही वो कोई काम बन सकता है। यहाँ पे ऐसी ही एनर्जी नजर आती है। उस डील में सबसे बड़ी बात यह है कि उनको शायद आउट ऑफ कंट्री का भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा जी मैं तो चुप नहीं कर सकता, फिर शायद वो आउट ऑफ कंट्री का ऑप्शन ही अपना ले।
एंड पे जो मतलब जिसके बारे में ज़्यादा बात होती है बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, पहले तो क्या वो वजीर आजम बन पाएंगे इन कमिंग फ्यूचर, दूसरा उनकी शादी कब होगी? सारी बिल्कुल लड़कियों जरूर का जी। ये जो है ना बिलावल सवाल भुट्टो है जरदारी आपसे। की जो है और मुफाहमत और सियासत का बादशाह आसिफ अली जरदारी जो उसका बाप है वो उसको चलाता है, और देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की मौजूदा एनर्जी क्या है। शादी की बात हम बाद में कर लेंगे, जारी बात है आजकल तो इलेक्शन का जोर शोर है, तो सबसे वजीर पहले आजम बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये देख लेते हैं। वजारत उज़्मा में जरा सीट अच्छी, शादी वाली भी सीट अच्छी मिल जाती है। तो अभी अच्छा। हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की मौजूदा एनर्जी क्या नजर आती है। टैरो कार्ड से देखते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की मौजूदा एनर्जी क्या नजर आती है। तो मौजूदा बिलावल भुट्टो जरदारी की एनर्जी इस वक्त क्या नजर आती है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त डबल माइंडेड है और उनको समझ नहीं लग रही कि हमने झुकाव जो है वो, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड है ये कहता है कि यहाँ पे बात तय थी कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे। अच्छा, और नवाज शरीफ आ गए, और यहाँ पे बिलावल भुट्टो क्योंकि यहाँ पे जो है कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करना है। यहाँ पे मौजूदा एनर्जी में डबल माइंडेड है, कुछ समझ नहीं लग रही हमने किस तरफ जाना है। सेकंड कार्ड में अब अगली एनर्जी देख लेंगे क्या बनता है। दूसरी ये कि ये जो है बिलावल भुट्टो के बगैर ना नून लीग चलेगी ना पीटीआई चलेगी, क्योंकि सिंध कार्ड पीपल्स पार्टी पीपल पार्टी के बगैर ना नून चलती है ना तहरीक इंसाफ चलती है, सिंध कार्ड है इनके पास। ओके, तो ये देख रहे हैं कि अदारे या माहौल किस तरफ जा रहा है। वहां पे डबल माइंडेड है, पहला कार्ड डबल माइंडेड हो, इनको पता है ये मुतमिन है क्योंकि इन्होंने कुछ सीटें ऐसी ले लेनी है, इनके बगैर गवर्नमेंट तो बननी कोई नहीं। अच्छा, तीसरे कार्ड में देख लेते हैं। तीसरे कार्ड में ये है कि अभी तो फड्डा पड़ा हुआ है, अभी तो लड़ाई झगड़े मसले मसाइल दोनों तरफ हम देख भी रहे हैं जनाब, पीडीएम में जो मामला चल रहे हैं, नून लीग अलग है, पीपल्स पार्टी अलग है। हाँ जी, तो ये डबल माइंडेड है, टेंशन में है, प्रेशर में है। चौथे कार्ड में और एनर्जी इनकी नजर आ जाएगी, लेकिन ये है कि बड़ी सीट तो लेंगे ये। और इनको आप ये ना कहिएगा कि ये सियासत में अगर नून लीग है या तहरीक इंसाफ है तो पीपल पार्टी किसी एनर्जी से कम है, तो मैं नहीं समझता, क्योंकि यहाँ पे वो देख रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा और फिर हम लोग है ना वहां पर जाएंगे। तो जनाब ये तो सियासत के हवाले से थोड़ा हमने चेक किया है कि सियासत में क्या होने वाला है, लेकिन अभी यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो वर्ल्ड कप के ऊपर भी बात करेंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, क्योंकि हम जान रहे हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है और टीम की अब हमने बात करनी, बिकॉज वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है। कल की हमारी जो फातिहाना जश्न हमने मनाया है, आगाज़ बड़ा अच्छा हमने किया है कि पहला मैच ही हम जीत चुके हैं। तो इस पर मज़ीद बात करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले मैचेस में हमें किस तरह की हिकमत अमली अपनानी चाहिए, बैटिंग ऑर्डर किस तरह का आना चाहिए, हमारा बॉलिंग जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। तो कल का जो मैच था उसके ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर नज़ीर साहब, हैं साबिक फास्ट बॉलर हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। आमिर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू मैडम। आप आमिर साहब, कल के मैच के हवाले से सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि क्या कहेंगे, सेटिस्फाइड हैं, अच्छी परफॉर्मेंस रही हमारे प्लेयर्स की? जी अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई, 100% सेटिस्फाई, क्योंकि पाकिस्तान मैच जीता है। आप ये देखिए, जैसे 2 प्रैक्टिस मैच हुए, लोगों ने बातें शुरू कर दी, ये है वो है, लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ता है। ये क्रिकेट ऐसी नहीं है कि बातों से चलती है, ग्राउंड के अंदर रहती है। नो डाउट हमारे 3 प्लेयर ऊपर से आउट हो गए 25 के ऊपर, ग्रेट पार्टनरशिप, लेकिन देखिए हम इन चीजों से सीखते जा रहे हैं, हम अचीव करते जा रहे हैं। हमने अगर देखा जाए तो हमारा साउथ की के पहले वार्म अप मैच में 65 रन किए, वही हमने अचीव किया। वो उसने कल आगे देखिए कितनी उम्दा पार्टनरशिप लगाई। ये क्रिकेट इसी चीज का नाम है, और मैं क्रेडिट देता हूँ अपने बैट्समैनों को जिन्होंने जिम्मेदारी ली। रिजवान ऑलवेज इज वेरी गुड, वो जिस तरह रन बनाता है, जो विकेट पे खड़ा रहता है, तो ये चीजों को हमें क्रेडिट देना चाहिए अपने बैट्समैनों को। बिल्कुल ऐसे ही हम क्रेडिट दे भी रहे हैं, और अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन्होंने कल। देना भी है और हमें देना हम हमेशा देते रहे हैं। आमिर साहब, आपको हम स्टूडियो में बुला के भी करते हैं। अभी तो शुरू हुआ है, बेशक ऐसे ही, इसलिए हम आपका जो है पॉइंट लेना चाह रहे थे कि क्या करना चाहिए नेक्स्ट मैचेस में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो पाकिस्तान की ओपनिंग कॉम्बिनेशन था उसके हवाले से क्या कहेंगे, ओवरऑल कितना अहम है, और कल का जो ओपनिंग हमारा जो कॉम्बिनेशन था उस पे क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, बात दरअसल ये है कि देखिए ये जो टीम
2-3 साल से इकट्ठे खेलते हुए आ रहे हैं। अच्छा। यहाँ तो ना इमाम नहीं खेल रहा था, यहाँ ना फखर जमान नहीं खेल रहा था, लेकिन जो हमें सब लोगों को यही लग रहा है कि फखर जमान जो है ना वो थोड़ा सा आउट ऑफ टच है। मगर ये दुआ करें कि वो फॉर्म में उसका आना बहुत जरूरी है और वो प्लेइंग साइड में भी उसका होना बहुत जरूरी है। आप देखें वो जैसी वो उसकी फॉर्म लगी हुई है वो इंशाल्लाह वापस आएगा। हमारा इमाम, फखर जमान, बाबर आजम, ही इज वेरी गुड। ये तीनों हमारे जो नंबर हैं ये है इनके लिए, और ये उम्मीद रखें कि आप ये लोग ये आपको रन बना के देंगे। जो ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया की पिचेस का वो यही है कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, मगर ये कि ये अगर फखर जमान जब चल जाएगा तो आपको पूरा डिफरेंट नजर आ जाएगा। क्योंकि जैसे फखर इमाम आउट होता है तो बाबर आजम, रिजवान के ऊपर सारा प्रेशर आ जाता है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा ये बड़ा ही उम्दा किस्म का पेड़ है और हमें इसको बैक करना चाहिए, और ये हमें एक पार्टनरशिप की जरूरत है। सिर्फ फखर जमान की बैटिंग के 50 रन चाहिए, फिर इंशाल्लाह ताला ये आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। ये जिस तरह आप बैटिंग की बात कर रहे हैं तो थोड़े से स्ट्राइक रेट की भी बात कर लेते हैं। रिजवान और बाबर की, ख़ास तौर पर बाबर आजम का कल का जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, उनकी उन्होंने जो रन्स बनाए हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है आमिर साहब। तो इन दोनों के बैटिंग स्टाइल पर और दौरानी खेल बैटिंग एवरेज के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए भारत के हवाले से तो कोहली के जो स्ट्राइक रेट है उसको भी कहा जाता है, बात की जाती है, तो क्या किया जा सकता है? मुझे बताए ना, बाबर आजम इज नंबर 1। हाँ, बेशक हम लोग ये नहीं कह रहे कि वो नंबर 1 नहीं है, तो हम उसको तनकीद, लेकिन आगे तो बड़े मैचेस हैं। कल तो पहला मैच था और उसमें जो उनके रन्स रहे हैं उसकी वजह से बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। नहीं, मैंने आपको कहा घबराना नहीं है। अच्छा, घबराना नहीं है आपने, ठीक है। प्लीज अभी आप जरा सब्र करें, अब ठंडा पानी पिए, अभी इंशाल्लाह ताला ये अभी गेम ऑन होएगी। ये 1-2 मैचेस में रिदम आने की देर है हमारे जो प्लेयर, क्योंकि हमारे जज्बात इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, खास तौर पर जब पाकिस्तान जब खेलने जाती है ना, तो और ऊपर से वर्ल्ड कप हो। दुआएं करें ना। आमिर साहब, दुआओं से खाली काम नहीं चलता, परफॉर्मेंस भी देनी पड़ती है। देंगे इंशाल्लाह। मैंने आपको कहा कल परफॉर्मेंस नहीं दी है, 25 पे 3 फिर 288 करके, ये क्या परफॉर्मेंस नहीं है? तो यहाँ तो होता ना, ये हमारा 120 पे आउट हो जाता, चलो फिर तो ठीक था। 25 पे 3 और 288 और अच्छी पार्टनरशिप इंग्लैंड हॉलैंड की लगी, उसके बाद 140 पे सारी टीम आउट, और इससे अच्छी परफॉर्मेंस आपने क्या लेनी है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमारे फास्ट बॉलर के हवाले से बता दें, उनके हवाले से फास्ट बॉलर्स जो है हमारे। देखिए अगर हॉलैंड को देखा जाए ना, हॉलैंड ने अपनी क्रिकेट को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। अच्छा। उन्होंने अपने डोमेस्टिक लेवल जो वर्ल्ड कप के उन्होंने जो क्वालिफाइड किया है, यहाँ पे आने उनको देखो, श्रीलंका को मारा उन्होंने, वेस्ट इंडीज को मारा उन्होंने, आयरलैंड को मारा, वो जीतता हुआ आ रहे हैं। उनके जो डिलेड है, उनका जो ऑलराउंडर है उसने वंडरफुल बॉलिंग की और उसने 60 रन किए। उनका जो सिंह है उसने कैसी बैटिंग की, उन्होंने अपनी क्रिकेट को इंप्रूव किया। देखिए हॉलैंड को अब जब एक टीम ऊपर आ गया उसको हल्का मत। अच्छा, मुझे ये बताएं आमिर साहब, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से और हारिस रऊफ के हवाले से स्ट्राइक बैक करेंगे? देखिए ऑलवेज जो है ना, हारिस रऊफ का वो विकेट टेकर बॉलर है, वो मार जब खाता है ना, वो 1-2 विकेट भी आपको लेके देता है। जैसे कल देख लें, उसको पहले 2 ओवर में मार पड़ी, मगर एक ही ओवर में से 3 विकेट ले लिया, एक कैच हो गया, 2 आउट हो गए, वो विकेट टेकर बॉलर। शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा सा इंशाल्लाह ताला वो भी आपको रिदम में नजर आया, वो लग रहा है, वो देखिए थोड़ा रिदम में आने में थोड़ा टाइम लगेगा इंशाल्लाह ताला। जब उसका पिच में बॉल गिरना शुरू हो गया तो आप देखेंगे ऊपर से इंशाल्लाह। हम भी पूरी उम्मीद है और अच्छी उम्मीद ही करते हैं, बेस्ट विशेस विद देम। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इसके ऊपर हमसे गुफ्तगू की है, अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया है। और वक्तन फ़वक्तन जैसे ही जनाब ये मैचेस आते रहेंगे ना, तो आमिर साहब हम दोबारा आपको डिस्टर्ब भी ज़रूर करेंगे। आमिर नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट थे, और वो तो कहते हैं कि जनाब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बेशक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन फिर भी फ्यूचर क्या है, बिकॉज आगे बहुत बड़े बड़े मैचेस होने वाले हैं, बड़ी बड़ी टीम्स के साथ हमारा मुकाबला होने वाला है, तो उसका फ्यूचर क्या है वो हम दाऊद साहब से जानेंगे। दाऊद साहब, आप बताइए हमारी जो वर्ल्ड कप में कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली? कल तो बड़ी अच्छी बेहतरीन रही है, बल्कि ओपनिंग हमने बड़ी अच्छी की है, तो आगे किस तरह का हालात देख रहे हैं, क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए अगर मैं कल के मैच की अगर ही बात करूं, मैंने प्रिडिक्शन कर चुका था कि हमारे जो खिलाड़ी या कल हमने जो मैच जीता है ये हमारी शजान शान नहीं था। देखिए आप किस टीम से मैच खेल रहे हो और आपका नाम क्या है और फिर आपने कैसी परफॉर्मेंस दी,
तो ये चीज़ें जो है हमारे शयान इस तरह नहीं थी कि आगे इंडिया के साथ हम मैच खेलने जा रहे हैं, और जिस तरह हमने पहले डंडोरा पीटा था एशिया कप का कि एशिया कप में पाकिस्तान आएगा और हवा की तरह छा जाएगा, और फिर हम जो है मुंह बना के वापस आ गए। और अब भी हमारी टीम का जो कम्बिनेशन है वो इस तरीके से है कि एनर्जी जो है वो स्ट्रांग नहीं हो पाई अभी तक, क्योंकि नए खिलाड़ियों को इन किया गया और एक अच्छे कम्बिनेशन के साथ आपको कंटिन्यूसली मैनेजमेंट के मसाइल साथ साथ हैं। बिलाशुबा जो टीम मैच जीतती है और मैच जीतने के बाद उनके जो मसाइल हैं वो बुला दिए जाते हैं, मसाइल मौजूद हैं। और मार्स पाकिस्तान का कमज़ोर है इस वक्त, और मार्स स्टार्स कमज़ोर हो तो पाकिस्तान की टीम को स्ट्रगल करना पड़ेगी। आप देखिएगा आने वाले मैचेस में भी हर मैच में पाकिस्तान की टीम को स्ट्रगल करना पड़ेगी, और ये नहीं कि हुमा जो है वो एक परिंदा आके इनके सर पे बैठेगा और इनको जीत दिलवा देगा। मैं नहीं समझता पाकिस्तान जो है वो बहुत आसानी के साथ वर्ल्ड कप की जो टीमों में ऊपर के नंबरों में जाए। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बिलाशुबा बाबर आजम जो है, अगर मैं न्यूमरोलॉजी से बात करूं तो उसका 1 नंबर बनता है, और 1 नंबर के लोग जो होते हैं जहनी सलाहियतों के मालक और लीड करने वाले और टीमों को जितवाने वाले। मगर दूसरी तरफ जब मैं इंडिया की बात करता हूं तो विराट कोहली का भी न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर ही बनता है। अच्छा। और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं होम क्राउड जो कि इंडिया को जो है मयसर है, हाँ। और आप देखिएगा कि इंडियंस जो है वो अपने तमाम मैचेस को एस्ट्रोलॉजी बेस करते हैं। हाँ। और आप उन्होंने जो दिन रखे होते हैं वो देखते हैं अपनी टीम्स की, क्योंकि ये उनके एस्ट्रोलॉजी को वो एक किस्म का मजहब का दर्जा देते हैं कि वो हर काम बच्चे की पैदाइश से लेकर टीमों की सिलेक्शन, फिर कौन से खिलाड़ी ने कौन से नंबर पे आना है, फिर कौन से खिलाड़ी का कौन सी शर्ट पे नंबर होगा, उसकी सारी प्लानिंग उनके पास होती है। तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं। और कल मैचेस में जिस तरह मैं अगर बात करूं तो पाकिस्तान तीसरी विकेट की शराकत में या चौथी विकेट की शराकत में लंबा खेला, तो यहाँ पे पाकिस्तान का 3 का हाउस 8 बनता है, क्योंकि पाकिस्तान का अदद 8 है, और जैसे ही वहाँ पे तीसरा अदद आया और पाकिस्तान लंबा खेला। पाकिस्तान का बेसिकली कल का स्कोर 320 से 330 तक होना चाहिए था, जो कि 286 हमने बनाया था। ये हमें जो है, लेकिन क्या फिर भी मुश्किल है। तो देखते हैं यहाँ पे टैरो कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि पाकिस्तान को बैटिंग में किस तरह की पॉलिसी अपनानी चाहिए, पाकिस्तान का बैटिंग का शोबा कैसा, पाकिस्तान का बॉलिंग का शोबा, पाकिस्तान का ओवरऑल वर्ल्ड कप का कह लेते हैं कि किस तरह का फ्यूचर रहने वाला है वर्ल्ड कप का। जरूर वो भी हम इसको देख लेंगे कि आने वाले ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है इसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। 3 कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि आने वाले ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है इसमें पाकिस्तान टीम की एस्ट्रोलॉजी से या टैरो, वैसे मैंने आपको बता दिया कि मार्स कमजोर है, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल के साथ जो है। वर्ल्ड कप के और टैरो कार्ड की एनर्जी से भी देख लेते हैं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी और पाकिस्तान की एनर्जी कैसी नजर आती है। तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस कैसी नजर आती है, टैरो कार्ड क्या कहते हैं, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की एनर्जी कैसी नजर आती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान को पहले 3 मैचेस तो बड़े कंटिन्यूसली जीतने चाहिए। अच्छा, देखिए इन्होंने पहला मैच जीत लिया, पहला मैच जीत लिया और दूसरा मैच भी ये जीत सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तीसरा मैच इनको जीतना मुश्किल नजर आता है। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पे तीसरा लेकिन अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मेरे ख्याल से जीत सकते हैं, मगर यहाँ पे मेरे ख्याल से शायद इंडिया से है तीसरा मैच। तो ये देख लें आप तीसरे मैच की एनर्जी, यहाँ मायूसी, उदासी और टेंशन। मैं गलत भी हो सकती हूँ बट मुझे ऐसा लग रहा है जो भी है हमने तो कार्ड की तीसरा मैच जो इंडिया के साथ जो भी है, इंडिया से हो या जो भी है, दूसरा मैच भी ये जीत सकते हैं, मगर वो भी जरा 50-50 है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। और अगर ये 3 कंटिन्यूसली मैच जीते हैं पाकिस्तान तो एक ट्रैक पे चल पड़ेंगे। मगर इसके बावजूद यहाँ पे फेवरेट टीमों में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है वो नजर आती हैं। अच्छा। इसके साथ जो है न्यूजीलैंड और जो है पाकिस्तान का जो चौथे 5वें नंबर पे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं क्योंकि हमारी पाकिस्तान की दुआएं हमारे इस वक्त महंगाई के वक्त में और सियासी इंतशार के वक्त में और पेट्रोल की कीमतें और पैसे की वैल्यू, एक ही उम्मीद की किरण बाबर आजम नजर आते थे, और जो बाबर आजम शायद पाकिस्तान को एक इस मुश्किल और एक कप की सूरत में शायद अवाम के चेहरों पे खुशियां ले आए। तो स्ट्रगल इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हम, और हमारी तमाम
जितनी भी दुआएं हैं हमारे प्लेयर्स के साथ हैं कि जनाब वहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म करें और ये जो टफ सिचुएशन से निकल कर मुकाबला करके जनाब वर्ल्ड कप जीत कर आएँ। हमारे साथ मिस्टर दाऊद अहमद मौजूद थे। दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन आपने की है। देखते हैं जनाब के इनमें से कौन कौन सी प्रेडिक्शन जो है ना वो सच साबित होती है, और जब सच साबित होगी तो हम आपको बताएंगे भी कि हमने यहीं पे बैठ के दाऊद साहब से प्रेडिक्शन कराई थी, और फिर दोबारा से दाऊद साहब को बुलाएंगे और अगले फ्यूचर के बारे में भी पूछेंगे। थैंक यू सो मच दाऊद साहब कि आप यहाँ पर आए और आपने हमें ज्वाइन किया है। यहाँ पे जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। क्योंकि आज 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर को दुनिया भर में अहम तरीन फसल कपास का आलमी दिन मनाया जाता है, और इस आलमी दिन मनाने का मकसद ये है कि जनाब कपास की पैदावार और ट्रेड को बढ़ाने के लिए स्टेक होल्डर्स के दरमियान अहम आहंगी पैदा करना है। तो कपास क्योंकि दुनिया की अहम तरीन रेशेदार फसल है और इससे लिबास तैयार किए जाते हैं, कपड़े की दूसरी मसनूआत तैयार की जाती हैं, और इसके बनोले का जो तेल है वो बनास्पति घी की तैयारी के लिए बतौर खाम माल इस्तेमाल होता है। दुनिया भर में कपास पैदा करने वाले ममालिक के पाकिस्तान चौथे नंबर पर आता है। तो आज हम ख़ास तौर पर अपनी इस इंडस्ट्री के हवाले से, कॉटन इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे कि टेक्सटाइल के इंडस्ट्री के हवाले से ख़ास तौर पर बात करेंगे कि कहाँ कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं और मज़ीद किस तरह के इक़दाम उठाने की हमें ज़रूरत है और अपनी इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने की ज़रूरत किस तरह है। इस पर बात करने के लिए काशिफ अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सदर है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? जी शुक्रिया, मैं खैरियत से। सर काशिफ साहब, सबसे पहले तो क्योंकि आज वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जा रहा है तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारी कॉटन इंडस्ट्री, इस हवाले से बताइएगा कि हम कहाँ कहाँ पर लैक कर रहे हैं और दूसरा किस तरह इसको फ़रोग़ दिया जा सकता है, किस तरह के इक़दाम उठाने चाहिए हमें। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स का मेजर पोर्शन है वो टेक्सटाइल से है, और अल्हम्दुलिल्लाह कॉटन हमारे मुल्क के अंदर प्रोड्यूस होती है। लेकिन बात ये करने वाली है कि हमारी अपनी लोकल इंडस्ट्री को 15 मिलियन बेल्स की ज़रूरत है जो हमारी अपनी लोकल इंडस्ट्री को चला सके। पिछले सालों में हमारे जो कॉटन की प्रोडक्शन थी वो कम होती गई और पिछले साल वो तकरीबन 5 से 6 मिलियन बेल्स तक चली गई। अब अगर हमने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाना है तो हमें इसका मतलब है कि 10 मिलियन बेल्स को इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। कहाँ हम अपनी कॉटन को एक्सपोर्ट कर रहे थे, कहाँ हम इंपोर्ट की तरफ चले गए। तो जिस तरह हमने बाकी अपनी इंडस्ट्री का हाल किया, हमने इस इंडस्ट्री का भी हाल किया। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े तो हम बार बार ये कहते हैं कि हमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है ताकि हमारे मुल्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स आए। अब अगर हम इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे, लेकिन फिर भी अभी अगर हम उसको देखें क्या तो वजूहात हुई काशिफ साहब के हम जो थे वो लोगों को देने वाले थे, अब हम उनसे ख़रीद रहे हैं कॉटन और इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, क्या वजह बनी है? इसके पीछे की वजूहात क्या है? अब जैसे बांग्लादेश है, अब वो हमारे कहले के मुकाबले में आ रहा है और कहा जाता था हमारी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो मुनाफा बख्श इंडस्ट्री है, और अब इसी में ही हम मार खाते जा रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ उस बात को कंप्लीट करूंगा कि बांग्लादेश में भी कॉटन प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन बांग्लादेश भी कॉटन इंपोर्ट करता है और उसके बावजूद भी उसकी एक्सपोर्ट्स हमसे ज्यादा हैं। अब बात ये है कि पॉलिसीज ठीक हैं, हमने ये किया कि हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं गए। दूसरा, हमारे मुल्क के अंदर जो कॉटन, अगर हम कॉटन ग्रोइंग कंट्री थे और हम कॉटन ग्रो कर रहे थे और 13 से 14 मिलियन बेल्स हमारी प्रोड्यूस हो रही थी, तो सवाल तो ये है कि क्यों 13 से 14 मिलियन बेल्स से हम 5 मिलियन बेल्स पे चले गए। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमने जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज थे वहां पर शुगर केन लगानी शुरू कर दी और हम अपने किसान को उसका सही मुआवजा नहीं देते। दूसरा, हमने इस क्रॉप में जो आपके ऊपर हमला करते हैं कीड़े मकोड़े, हमने उनका ध्यान नहीं रखा, हमने सही अद्वियात नहीं दी। अब अगर जब हमारी पॉलिसीज ये ठीक नहीं होंगी तो फिर हमारे सेक्टर्स ये ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो मैं फिर ये कहता हूँ कि हमें पिछले अपने तजर्बात से सीखना चाहिए। अभी भी मैं जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, गौहर साहब हैं, एसएम तनवीर साहब हैं, उन्होंने इस दफा अपनी हिकमत अमली से, चीफ मिनिस्टर साहब हैं जो पंजाब के,
उन्होंने अपनी हिकमत अमली से अब दोबारा इस कॉटन की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाया है, और हमें बड़ी उम्मीद है कि इस दफा जो कॉटन की आउटपुट होगी वो ज्यादा होगी। एक तो इंटरेस्ट की बात है कि जो इंटरेस्ट है, स्टेट का इंटरेस्ट है वो कितना है, और जो आपने शुरू में एक बात की थी बिल्कुल ऐसे ही है कि जनाब। stakeholder- काशिफ साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं वो इंतज़ामिया या हुकूमती जो लोग हैं वो इनिशिएटिव्स ले रहे होंगे, हम उसके हवाले से नहीं कह रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे काम हैं जो करने वाले हैं जिनके हवाले से इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह के हमें इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? देखें, अगर हम इसमें कोई हमें इस बात का पता है कि हम एग्रीकल्चरल कंट्री, जी। अब बात यह है कि हमने अपने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, हमने कॉटन एक्सपोर्ट नहीं करनी, हमने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है। अब बात यह है कि हमारी स्पिनिंग, वीविंग, जब तक हमारी इंडस्ट्री आगे नहीं लगेगी तब तक हम अपने मुल्क में रोजगार और अपने मुल्क के अंदर अपनी डॉलर्स नहीं मंगवा सकते, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकते। अब ये भी देखना होगा कि आपकी अपनी जो डिवेल्यूएशन है उसकी वजह से सबसे बड़ा हमारी इंडस्ट्री हर्ट हुई है, हमारी आम आवाम हर्ट हुई है, उससे आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई है, बिजली के, गैस के बिल बढ़ गए हैं। हम ये कहते हैं कि हमने इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना है, तो अगर हमारी इनपुट कॉस्ट ज्यादा होगी, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा होगी, हमारी फ्यूल की कीमत ज्यादा होगी, बिजली की कीमत ज्यादा होगी, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कैसे करेंगे? तो ये बहुत जरूरी है इस वक्त कि जिस तरह से आपके इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मजबूत, फर्क जो है वो कम है और इंटरबैंक में रेट ज्यादा है, और तमाम पाकिस्तानीज हमारे अब जो बाहर के भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं, वो अपनी रकूम को अगर उन्होंने बाहर रोकी हुई थी तो वो मुल्क के अंदर मंगवा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी, उससे आपका जब रुपया मजबूत होगा तो आपके मुल्क के अंदर महंगाई कम होगी। तो ये हमें ऐसे इकदाम करने चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री लगे। देखें, अगर हम अपने मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना होगा, हमें अल्टरनेट रिसोर्सेज की तरफ जाना होगा, हमें डैम्स की तरफ जाना होगा। और मैं स्पेशली यहाँ ये कहूँगा हमें कालाबाग डैम की तरफ जाना होगा। दूसरी एक और बात भी यहाँ करना चाहूँगा, हमें जो हम फाइनेंसेस लेते हैं हमें इस्लामिक मोड ऑफ बैंकिंग की तरफ जाना होगा, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे जो कारोबार हैं हमें इस बात को समझना है कि हमारे कारोबारों में बरकत का होना बहुत ज़रूरी है और वो इस्लामिक बैंकिंग से ही आएगी। तो हमें बिल्कुल अपने ऐसे ही है सिस्टम्स को काशिफ साहब, बिकॉज वक्त की शॉर्टेज है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, बट इसके ऊपर फिर भी हम गाहे बगाहे आपसे जो है ना इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे और इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है। काशिफ साहब, आपका बेहद शुक्रिया। एंड पे जनाब मैं यही कहूँगी कि पॉलिसीज़ बेहतर करने की हमें ज़रूरत है और इंडस्ट्रीज़ लगाने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे तभी हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है वो तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।